हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम हिंदू लॉ के एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है हिंदू विवाह की शर्तें यानी कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। अगर कोई हिंदू शादी करता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, यही सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अब तक 3 वीडियो में हिंदू लॉ को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्शन और हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन है और किस पर हिंदू लॉ लागू होता है। इसके अलावा हमने दूसरी वीडियो में स्कूल्स और तीसरी वीडियो में इसके सोर्सेज को डिस्कस किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसके कंडीशंस। एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, तो इसी टॉपिक को आज हम केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। आज की वीडियो में अगर हम कंडीशंस की बात करें कि हिंदू विवाह की क्या शर्तें हैं, तो इसके लिए हमें हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का एक्ट है, इसके सेक्शन 5 को अच्छे से डिस्कस करना होगा। सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज एक्ट के कंडीशंस दी गई हैं कि हिंदू विवाह के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। बट इन कंडीशन को डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे कि नेचर जानेंगे हिंदू मैरिज का, कि हिंदू विवाह का नेचर क्या था। जब हिंदू मैरिज एक्ट आपका पास नहीं हुआ था, उससे पहले एंशियंट हिंदू लॉ में क्या नेचर था, और उसके बाद क्या नेचर हुआ जब हिंदू मैरिज एक्ट पास हो गया, और प्रेजेंट टाइम में क्या जो है इसका सिचुएशन है, क्या इसका नेचर है। तो अगर हम बात करें एंशियंट हिंदू लॉ की, यानी पहले टाइम में जब तक आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था, तो उस टाइम पे हिंदू मैरिज एक्ट का नेचर बिल्कुल अलग था। नेचर इस तरीके से अलग था कि उस टाइम पे जो हिंदू मैरिज थी उसको बहुत ही परमानेंट, इटर्नल और होली यूनियन माना जाता था, और हिंदू मैरिज को एक सैक्रामेंट मीन्स एक संस्कार माना जाता था। संस्कार इसलिए माना जाता था क्योंकि इसमें 3 चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई। एक तो शादी बहुत ही परमानेंट होती थी। परमानेंट का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल स्थायी, जिसके लिए ना तो शादी टूट सकती थी ना विवाह विघटित हो सकता था, यानी कि उस समय डाइवोर्स का किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। डाइवोर्स नहीं होता था हिंदू मैरिज के बाद। दूसरी चीज़ आ गई इटर्नल। अब इटर्नल का मतलब भी यही हुआ कि एक बार शादी हो गई तो वो वैलिड ही रहेगी। और होली यूनियन मतलब इसको एक पवित्र जो था वो माना जाता था बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, क्योंकि देखिए बहुत सारी सेरेमनी होती हैं हिंदू मैरिज में। जब आप देखो तो सप्तपदी होता है, अग्नि के चारों ओर इर्द गिर्द फेरे वगैरह लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही एंशंट हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो उस समय हिंदू मैरिज जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इटर्नल, परमानेंट ये सब मानी जाती थी, और उस समय हिंदू मैरिज को एक संस्कार माना जाता था, एक सैक्रामेंट माना जाता था। ये तो बात थी एंशंट हिंदू लॉ की। अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पास होने की, तो जब हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया, यानी कि वो पास हो चुका था, तो उसके बाद हिंदू जो मैरिज थी उसकी थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो गई। अब कंडीशंस कैसे चेंज हुई कि इसमें वो सारी चीज़ें हम देखने लगे धीरे धीरे जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट में ये देखा जाता है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का है जो है आपका पॉइंट है। दूसरा, जब हिंदू मैरिज एक्ट पास हो गया तो क्या हुआ, डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हमें बताता है डाइवोर्स के बारे में। पहले हिंदू मैरिज में या हिंदुओं में डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि इसको होली यूनियन माना जाता था, परमानेंट होती थी शादी। बट अब क्या होता है, कई सारी मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ आप जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हो तो उसमें हमें कई सारे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। तो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट आने से, फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट आने से, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वो सब चीज़ें जो हैं, अब हिंदू मैरिज केवल एक संस्कार न रहकर एक कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पास होने के बाद भी क्या हुआ कि आज की अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, हमने एंशंट हिंदू लॉ के हिसाब से पढ़ा इसकी जो भी नेचर था, फिर हमने हिंदू मैरिज एक्ट के बाद
देखा कि क्या क्या वो हुआ। तो पहले संस्कार होता था, एक सेक्रामेंट माना जाता था, फिर हिंदू मैरिज एक्ट पास होने के बाद इसको माना जाने लगा क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह। और इसी तरीके से हम इन सबको पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज की प्रेजेंट सिचुएशन में जो हिंदू मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी है और एक सेक्रामेंट भी है, यानी कि इसमें एक संस्कार के तत्व भी पाए जाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आज के टाइम में हिंदू मैरिज दोनों का मिक्सचर है, कॉन्ट्रैक्ट का भी और सेक्रामेंट का भी। नेचर को अच्छे से डिस्कस करने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने आज के टॉपिक पे, क्योंकि नेचर भी समझना बेहद ज़रूरी था कंडीशंस को डिस्कस करने से पहले। तो अगर हम बात करें इसकी कंडीशंस की, तो हिंदू विवाह अधिनियम, जब हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं अपना, जिसमें केवल 30 सेक्शंस हैं, इस एक्ट के अंदर हिंदू मैरिज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। इसका सेक्शन 5 सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि इसमें कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें दी गई हैं हिंदू मैरिज के लिए। सेक्शन 5 आपको एकदम रट लेना है। अगर एग्जाम में कहीं सीधा पूछ लिया जाए कि कहाँ पर शर्तें दी गई हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, तो आप बताओगे सेक्शन 5। इसमें कुल 5 शर्तें दी गई हैं। सबसे पहली शर्त इसमें बताई गई है कि एक समय में एक ही विवाह, यानी कि इसकी जो पहली शर्त है वो बाइगेमी को मना करती है। इसके हिसाब से जो दोनों पार्टीज़ हैं, जो शादी करने वाली दोनों पार्टीज़ हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर लड़का है तो उसकी वाइफ शादी के टाइम पे मतलब जीवित नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी पार्टी का पहले से कोई भी, मतलब अगर हस्बैंड है कोई लड़का शादी करने वाला है तो उसकी पहले कोई वाइफ नहीं होनी चाहिए, और अगर जो लड़की है जो शादी कर रही है उसका पहले कोई हस्बैंड नहीं होना चाहिए। यानी एक तरीके से अगर आप इस शर्त की बात करो तो ये बाइगेमी को मना करती है। किसी भी तरीके से दूसरा विवाह जो है वो मान्य नहीं होगा, वो मैरिज बिल्कुल मान्य नहीं होगी। इसमें सबसे पहली शर्त यही है। तो बाइगेमी को मना किया गया है, और अगर कोई भी पार करती है, शादी का कोई भी पक्षकार ऐसा करता है जिसका अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए जो दूसरी शादी करता है, तो वो आपको आईपीसी 494 और 495 जो बाइगेमी के बारे में पनिशमेंट बताता है उसमें उस व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाएगी। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 17 है वो भी इसके पनिशमेंट की बात करता है, और जो ऐसी मैरिज होगी जो मतलब दूसरी शादी करेगा वो मैरिज होगी आपकी वॉइड, पूरी तरीके से वॉइड होगी, शून्य विवाह माना जाएगा। शून्य विवाह क्या होता है, जिसमें किसी भी तरीके से पक्षकारों के बीच में ना तो कोई राइट्स होते हैं ना एक दूसरे के प्रति कोई अधिकार होते हैं, तो बिल्कुल शून्य विवाह वो विवाह माना जाएगा। तो सबसे पहली शर्त है कि एक समय में एक ही विवाह होना चाहिए। अब एक और चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं मान लीजिए, और किसी पक्षकार का पहले पति या पत्नी जीवित है, तो दूसरा विवाह तभी माना जाएगा, मतलब उसको बाइगेमी के लिए दोषी आप तभी ठहराओगे जब पहला जो मैरिज थी वो वॉइड नहीं थी। यानी कि पहली मैरिज अगर वैलिड थी तभी तो दूसरी मैरिज को आप वॉइड कराओगे। अगर पहली मैरिज ही खुद ही वॉइड थी, उसका कोई मतलब ही नहीं था, तो तब उसको दूसरी मैरिज नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि हम केस लॉ डिस्कस करेंगे। प्रिया वर्सेस सुरेश 1971, इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो बाइगेमी है उसका अपराध तभी बनेगा, आप किसी को बाइगेमी के लिए, या हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन जो 5 है इसकी जो पहली शर्त है, किसी व्यक्ति ने इस शर्त का उल्लंघन किया है वो तभी माना जाएगा जब दूसरे विवाह का अपराध तभी बनता है जब उसके पास कोई सबूत, कोई प्रमाण हो कि हाँ सामने वाली पार्टी आके ये कहती है कि मेरी शादी इस बंदे से हुई है या इस पर्सन से हुई है, तो उस बात का उसके पास कुछ सबूत भी होना चाहिए, वरना फिर वो दूसरा विवाह नहीं माना जाएगा जो सामने वाली पार्टी कर रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर वही बात है जो हमने अभी समझी। तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त की अगर हम बात करें तो ये बात करती है मेंटल स्टेबिलिटी की, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से और हेल्थी और सैनिटी की बात करता है, ये पॉइंट किसी भी व्यक्ति का जो हिंदू मैरिज करता है या हिंदू है और मैरिज करता है तो वो मेंटली रूप से हेल्थी होना चाहिए और बिल्कुल स्वस्थ चित्त होना चाहिए एक तरीके से। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि शादी के समय चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों ही साउंड माइंड के होने चाहिए, दोनों ही बिल्कुल मतलब पागल वगैरह नहीं होने चाहिए, उनमें कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो शादी के लिए फ्री कंसेंट देने में कैपेबल ना हो, या मानसिक रूप से वो इस तरीके से रोगी नहीं होने चाहिए कि शादी की
शादी और चिल्ड्रन की प्रोक्रिएशन मतलब बच्चे वगैरह पैदा करने के लिए वो कैपेबल ना हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से मानसिक स्वस्थता इसकी दूसरी शर्त मानी जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर हिंदू मैरिज के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर कोई पक्षकार इस दूसरी शर्त का उल्लंघन करता है तो इसको भी विवाह की मतलब अगर कोई व्यक्ति पागल है और पागल से शादी कर लेता है तो ये भी विवाह की एक अयोग्यता ही मानी गई है, इसको डिसेबिलिटी माना गया है। और क्या होता है कि अगर मान लीजिए शादी के बाद कोई पार्टी है और वो व्यक्ति पागल हो जाता है, शादी के दोनों पक्षकारों में से मान लो हस्बैंड ही पागल हो गया शादी के बाद, तो क्या होगा, जुडिशियल सेपरेशन के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो या फिर आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हो। तो ये भी आपके पास एक ग्राउंड हो जाता है कि जो पर्सन है या कोई जो दूसरी पार्टी है शादी की वो क्या हो गया है, वो मानसिक रूप से विकृचित हो गया है। और अगर कोई व्यक्ति इस शर्त का उल्लंघन करके शादी करता है, मतलब कोई किसी पागल से शादी कर लेता है ना, मानसिक रूप से रोगी है और उसकी शादी करा दी, तो वो ऐसा विवाह क्या होगा, ऐसा विवाह हो जाएगा आपका सेक्शन 12 में वॉइडेबल हो जाता है। वो विवाह वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझने के बाद आता है अलका शर्मा वर्सेस अविनाश चंद्र 1991 का केस। इस केस में कोर्ट ने कहा था अगर कोई व्यक्ति ये समझ ही नहीं पा रहा है, इस कदर डिसेबल है, ये नहीं समझ पा रहा है कि शादी क्या होती है, और बिल्कुल वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए मतलब बच्चे संतान वगैरह उत्पन्न करने के लिए भी वो बिल्कुल डिसेबल है, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको पागल माना जाएगा, विकृत माना जाएगा। और ऐसी जो शादी होगी कोर्ट ने कहा वो सेक्शन 12 में बिल्कुल वॉइडेबल होगी। हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 12 है वो वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताता है। अगर कोई पागल से शादी कर लेता है तो जो मैरिज होगी वो सेक्शन 12 में हिंदू मैरिज एक्ट के वॉइडेबल होगी। दूसरी शर्त को समझने के बाद तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये बताता है एज ऑफ द पार्टीज़ की, यानी कि शादी के जो पक्षकार हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से देखी जाए तो लड़के की एज 21 वर्ष और लड़की की एज 18 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर शादी करता है, अगर लड़का है तो वो 21 साल का होना चाहिए और लड़की है तो वो 18 साल की होनी चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति इससे कम एज में शादी करते हैं, मतलब कि लड़का 21 साल का नहीं है और लड़की 18 साल की नहीं है, तो जो इस शर्त का उल्लंघन करके शादी करता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 18 में इसकी पनिशमेंट दी गई है, उससे उसको दंडित किया जाएगा। कितनी पनिशमेंट है वहाँ पे? पनिशमेंट है 2 साल का इम्प्रिजनमेंट या 1 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। तो बेसिकली अगर कोई इस शर्त का उल्लंघन करता है तो उसके लिए अगर पनिशमेंट हमें देखनी है तो हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 18 में इसकी पनिशमेंट देखेंगे। यहाँ पर भी केस है मनिंदर वर्सेस मेजर सिंह, ये 1972 का केस है। इस केस में बताया गया है कि अगर कोई कम एज में किसी से शादी करेगा, मतलब लड़का 21 साल का नहीं है और लड़की 18 साल से कम की है, तो ऐसी शादी तो वैलिड मानी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो शादी है वो गलत है, शादी तो वैलिड होगी, ऐसा नहीं है कि वो वॉइड मैरिज हो जाएगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके से शर्त का उल्लंघन करके शादी करता है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 की जो तीसरी शर्त है, एज ऑफ द पार्टीज़ का उल्लंघन करके शादी करता है, तो उसको पनिशमेंट की यहाँ पे भी वही बात की गई है कि सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में जाकर उसको पनिशमेंट मिलेगा, जितना कि अभी हमने बताया। तीसरी शर्त जानने के बाद बढ़ते हैं चौथी शर्त की तरफ, जो बताता है प्रतिषिद्ध नातेदारी के बारे में। यानी कोई भी व्यक्ति है तो वो प्रतिषिद्ध नातेदारी में है, अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है तो वो शादी नहीं कर सकता। मतलब पार्टीज़ को एक दूसरे के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है? इसकी डेफिनेशन दी गई है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3G में कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज क्या होती हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करेगा तो वो ऐसे रिलेशनशिप में अगर वो मैरिज करते हैं तो वो मैरिज नहीं मानी जाएगी। लेकिन हाँ, इसका एक अपवाद भी दिया गया है कि अगर आपकी कोई कस्टम्स है, कोई रूढ़ी है जो आपको ये इजाज़त देती है, तो ये आपको अनुमति देती है कि आप इस तरीके के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी आप शादी कर सकते हो, तो फिर ये शर्त नहीं चलेगी। तो इसका एक एक्सेप्शन बस यही है कि रूढ़ी वगैरह है तो चल जाएगी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी शादी। अब प्रतिषिद्ध नातेदारी का मतलब होता क्या है? तो सेक्शन 3G ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो हमें इसके बारे में बताता है। तो अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं कि ये सेक्शन क्या कह रहा है, तो दो व्यक्ति जो एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष हैं वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। वंशज की पत्नी या पति हैं वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। एक दूसरे के भाई की
पिता की माता के भाई की, पिता पितामह मातामही या पितामही मातामही के भाई की पत्नी से शादी नहीं कर सकते। और आपस में कुछ ऐसे रिलेशंस बताए गए हैं इस सेक्शन में जिसमें आपस में लोग शादी नहीं कर सकते, जैसे अगर कोई आपस में भाई बहन है, चाचा या भतीजी हैं रिलेशन में, या चाची या भतीजा है इस तरीके से, या दो भाइयों या दो बहनों की संतान है, तो वे भी आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। अब हम इस पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब हम अगली शर्त जो है वो डिस्कस कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होती है। फिलहाल बस आपको इतना समझना है कि ये जो शर्त है इसका बस एक ही अपवाद है कि अगर कोई रूढ़ी है तो आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी शादी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस शर्त का उल्लंघन करके शादी करता है तो सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वो जो शादी होगी वो वॉइड मानी जाएगी पूरी तरीके से। तो शादी कैसी होगी? वॉइड होगी अगर कोई प्रोहिबिटेड रिलेशन का उल्लंघन करके शादी करता है तो। और इसके लिए पनिशमेंट भी आपको सेक्शन 18 में ही मिलेगी। सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में इसके लिए जो पनिशमेंट है वो है 1 महीने का कारावास, 1 महीने का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा अगर कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करता है तो। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका केस लॉ, कामाक्षी वर्सेस मणि 1970 का केस है। इस केस में बिल्कुल सिंपली वही बात की गई है जो मैंने आपको एक्सेप्शन में बताई है। यही कहा गया है कि वैसे तो देखो अगर आपके पास कोई कस्टम है या आपकी बहुत समय से कोई रूढ़ी चली आ रही है कि आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी शादी कर सकते हो, तो फिर आपका जो विवाह है वो मान्य होगा या आपकी शादी जो है वो वैलिड होगी। अदरवाइज अगर ऐसा होता है तो मगर रूढ़ी से चल जाएगा, लेकिन अगर कोई रूढ़ी नहीं है, कोई कस्टम नहीं है इस तरीके से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करने से, तो फिर ऐसा जो विवाह होगा वो मान्य नहीं होगा। अगर रूढ़ी है तो फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी वो जो विवाह है वो जो है वैलिड ही माना जाएगा। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, कस्टम है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा सपिंड नातेदारी। अब सपिंड नातेदारी जो है ये है आपकी 5वीं शर्त, यानी कोई भी व्यक्ति अगर सपिंडा नातेदारी में है, सपिंडा रिलेशनशिप में है और वो इस शर्त के उल्लंघन करके शादी करता है तो वो भी बिल्कुल मान्य नहीं होंगे। एक दूसरे के जो पक्षकार हैं, जो भी मैरिज के पक्षकार हैं या पार्टीज हैं, वो एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए। अभी हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि अगर कोई इस शर्त का उल्लंघन करके मैरिज करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट है आपका हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 18 में, जिसमें वही बिल्कुल सिंपल जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, 1 महीने का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम एक्सेप्शन है जो हमने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में पढ़ा। क्या कहा था हमने एक्सेप्शन में कि अगर कोई आपके पास कोई रूढ़ी है, कस्टम है और वो आपको इस बात की अनुमति दे रही है कि आप सपिंड रिलेशनशिप में भी मैरिज कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल भी उस मैरिज को मान्यता नहीं मिलेगी। और इस सपिंड रिलेशनशिप की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? ये दी गई है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3H में। हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन है 3, उसमें आपको सपिंड रिलेशनशिप F में, तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में बताया गया है कि कौन कौन से पर्सन हैं जिनको आप सपिंड रिलेशनशिप में मानोगे। इसको मैं अभी आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी कि सपिंड रिलेशनशिप किसे कहते हैं। पहले केस लॉ डिस्कस कर लीजिए। नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। इस केस में हुआ ये था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भैया जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 है उसका जो 5वां खंड है जो सपिंड रिलेशनशिप की बात करता है, इसमें इसी चीज़ को चुनौती दी गई थी कि जो सपिंड रिलेशनशिप है ये गलत है, मतलब इस तरीके से एक शर्त नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस शर्त को खारिज कर दिया और कहा कि दो हिंदू जो एक दूसरे के सपिंड हैं, जो एक दूसरे के सपिंड रिलेशनशिप में आते हैं, ये धारा उनके विवाह पर रोक लगाती है और बिल्कुल मान्य है। तो एक तरीके से इसकी जो संवैधानिकता थी उसको चुनौती दी गई थी नीतू ग्रोवर के केस में। अब हम अच्छे से इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि सपिंड और प्रतिषिद्ध नातेदारी कहते किसे हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 3F है वो सपिंड रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया। अब सपिंड रिलेशनशिप का मतलब इसमें ये बताया गया है कि पिता के ऊपर की जो 5 पीढ़ियां हैं, जो 5 जनरेशन है पिता से ऊपर की, जैसे पिता के जो फादर हैं, मतलब आपके जो ग्रैंडफादर हैं, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, तो इस तरीके से पिता के ऊपर की जो 5वीं पीढ़ी तक होती है वो पीढ़ियाँ, और जो माता है, जो आपकी मदर है, तो मदर के ऊपर तक की 3 पीढ़ियाँ जो होती हैं वो आपके सपिंड रिलेशनशिप में आती हैं। लेकिन मान लो अब आपको काउंट किया जा रहा है तो आप भी उसी मतलब
कैटेगरी में आओगे। जैसे आपसे स्टार्ट होगी पहली पीढ़ी, फिर दूसरा आपके फादर, तीसरा आपके ग्रैंडफादर, चौथा आपके ग्रेट ग्रैंडफादर और पांचवा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इस तरीके से मम्मी की साइड से चलोगे तो आप भी काउंट होगे, मतलब जिसकी बात हो रही है, जिस पर्सन की बात हो रही है उससे काउंट होगा, और उसके ऊपर की मम्मी, पहले वो पर्सन आएगा, फिर उसकी मम्मी आएंगी, फिर उसके ऊपर की, उनके ऊपर की 3 पीढ़ी तक। तो उसको बोलते हैं सपिंड रिलेशनशिप। फादर के ऊपर तक की 5वीं पीढ़ी तक आपको मिलाकर, यानी कि जिस व्यक्ति की भी बात हो रही है, और आपको मिलाकर मम्मी की साइड से 3री पीढ़ी तक। तो 3री पीढ़ी तक मातृपक्ष की ओर से और 5वीं पीढ़ी तक दूसरे मतलब पिता की तरफ से। तो ये इसको क्या बोला गया, ये जो है ये आपका माना जाएगा सपिंड रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप में होने पर आप इन पीढ़ियों तक जो है यहाँ पर आपके सपिंड नातेदार माने जाते हैं, और इनमें से किसी से भी आप शादी नहीं कर सकते हो, जो भी आपके सपिंड रिलेशनशिप के आएंगे। तो ऊपर की तरफ चलता है आपका सपिंड नातेदारी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और सेक्शन जो आपका 3F है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो यही बताता है कि पिता के ऊपर की 5वीं पीढ़ी तक, 5वीं जनरेशन तक, और माता के ऊपर की 3री जनरेशन तक। बट वो व्यक्ति भी काउंट होगा जिसकी शादी की बात हो रही है, ठीक। तो उसको मिलाकर ही ये पीढ़ियाँ, ये जनरेशन गिनी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं प्रतिशिद्ध नातेदारी की। डेफिनेशन जो है वो बहुत थोड़ी बड़ी सी दी हुई है। अब अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को देखोगे तो उसमें डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, और सेक्शन 3G आपको बताता है प्रतिशिद्ध नातेदारी के बारे में। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक पी नाम का व्यक्ति है, ठीक। उसके पेरेंट्स हैं, उसके मम्मी पापा हैं, ठीक। फिर मम्मी पापा के भी पेरेंट्स हैं, है ना, पेरेंट्स हैं। तो वो क्या हुए, पी के क्या हुए, पी के परंपरागत अग्र पुरुष हुए, मतलब लीगल डिसेंडेंट हो गए। भाई पी नाम का व्यक्ति है, उसके मम्मी पापा हैं, फिर मम्मी पापा के भी मम्मी पापा हैं। तो ये जैसे कि ऊपर की तरफ चलता रहेगा, इसको क्या बोलोगे, लीनियल डिसेंडेंट, यानी कि परंपरागत अग्र पुरुष, जो बात उस डेफिनेशन में कही गई है, ठीक है ना। और इसमें दूसरी कैटेगरी क्या बताई गई है इसकी डेफिनेशन में, जो मैंने अभी आपको बताया था, वंशज की पत्नी या पति, यानी कि जो आपके लीनियल डिसेंडेंट हैं उनके वाइफ या हस्बैंड से भी अब ये जो पी है वो शादी नहीं कर सकता। यानी कि पी के फादर और मदर तो हो गए उसके लीनियल डिसेंडेंट, लेकिन अगर उसके फादर किसी दूसरी लेडी से मान लो शादी कर लेते हैं तो वो क्या होगा, वो पी की सौतेली माँ हो जाएगी। तो वो उनसे भी शादी नहीं कर सकता, ये क्योंकि लीनियल डिसेंडेंट की वाइफ हो गई, उसके पापा की तो वाइफ है ना। और प्रोहिबिटेड डिग्री में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें लेगिटिमेट और इललेगिटिमेट रिलेशनशिप को, मतलब धर्मज अधर्मज, चाहे आपकी भले ही नातेदारी हो, चाहे आपकी ब्लड रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी एडॉप्शन की रिलेशनशिप हो, वो सब आती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप धर्मज को छोड़ दोगे या एडॉप्शन वाले बच्चों को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। लेगिटिमेट हो, इललेगिटिमेट हो, अडॉप्टेड बच्चा हो, तो वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री में भी आएगा, उसको भी प्रोहिबिटेड डिग्री लागू होगी, प्रोहिबिटेड रिलेशन में उसको भी माना जाएगा। तीसरी कैटेगरी इस डेफिनेशन में बताई गई है कि तीसरी कैटेगरी कि किसकी वाइफ से आप शादी नहीं कर सकते। तो इसमें ये माना गया है कि इसमें जो वाइफ है, तो वाइफ का मतलब पापा की वाइफ, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी मम्मी हो, आपकी सौतेली माँ भी तो हो सकती है। आपके फादर ने अगर कहीं दूसरी शादी कर ली तो सौतेली वाइफ भी हो सकती है। और इसमें बताया गया है कि फादर के भाई की वाइफ से भी आप शादी नहीं कर सकते, मम्मी के भाई की जो वाइफ होगी यानी कि अपनी मम्मी से, उससे शादी नहीं कर सकते, दादा से, मतलब जो भी है आपका, जो भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं वो वाइफ की बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे रिलेशनशिप बताए गए हैं कि जैसे भाई और बहन शादी नहीं कर सकते, चाचा या भतीजी शादी नहीं कर सकते, चाची भतीजा अगर आपस में रिलेशनशिप है, या 2 बहनें हैं, 2 सगी बहनें हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। तो ये सब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है। और लीनियल डिसेंडेंट तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे पी को मैंने आपको समझाया कि उसके फादर मदर हैं, उनके भी जो फादर मदर होंगे वो पी के लीनियल डिसेंडेंट, मतलब एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष होते हैं, तो वे भी सब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने जो हिंदू मैरिज की जो भी कंडीशंस डिस्कस की हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं, और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है बट इतना टफ है नहीं। यानी कि इसमें बस आप इतना समझ लो कि वो रिलेशन जो आपसे डायरेक्ट हैं,
आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, आपके ब्लड रिलेशन है, या फिर आपके जो भी डिसेंडेंट हैं, आपके लीनियल डिसेंडेंट है जो आपके प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट में इनसे आपस में शादी करना, इनसे विवाह करना का जो है वो मना किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने हिंदू मैरिज की जो भी कंडीशंस थी वो अच्छे से केस लॉ के साथ डिस्कस की हैं। केस लॉज बताने पर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए रखती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको केस लॉज ही लिखने होते हैं। और अगर आपको हिंदू लॉ का, वैसे तो अभी हमने कुछ ही वीडियोस जो हैं वो की हैं, आने वाली जो टाइम है उसमें हम और भी वीडियोस हिंदू लॉज के लेकर आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैनल पे जुड़े रहिएगा। अगर आपको मुस्लिम लॉ या दूसरे और एक्ट पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप दूसरे अदर जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी लॉज हैं, जैसे कि मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ में काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने केस लॉ के साथ ज़्यादातर मैक्सिमम को कवर किया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।